आगाज होगा खेल के मैदान से। मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच। इंग्लिश टीम की टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। 5 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बना लिए। स्पिनर इब्रार अहमद ने टेस्ट डेब्यू पर ही अपनी धाक बैठा दी। आधी टीम को पवेलियन वापस भेज दिया। पहले ओवर में ही विकेट हासिल कर ली। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर जैक क्रॉली को बोल्ड किया। इब्रार अहमद अब तक 4 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। पाकिस्तानी टीम में 3 और इंग्लैंड में 1 तब्दीली हुई है। अपडेट करें सूरत हाल के हवाले से। इब्रार अहमद अब तक 4 खिलाड़ियों के अलावा एक और खिलाड़ी को आउट करने के बाद 5 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। अपडेट करें मैच की सूरत हाल के हवाले से। मुल्तान में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है। इंग्लिश टीम की टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। 5 विकेटों के नुकसान पर 166 रन बना लिए। स्पिनर इब्रार अहमद ने टेस्ट डेब्यू पर ही अपनी धाक बैठा दी। आधी टीम को पवेलियन वापस भेज दिया। पहले ओवर में ही विकेट हासिल कर ली और पहले ओवर की 5वीं गेंद पर जैक क्रॉली को बॉल्ड कर दिया। मुमताज खान न्याजी हमारे साथ मौजूद है। मुमताज, बताते चलें कैसा डेब्यू किया स्पिनर ने आज फिर और क्या कहते हैं शायकीन? जी बिल्कुल, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच जारी है, इसमें जहां खिलाड़ियों के दरमियान बड़ा जोरदार मुकाबला है, वहां तमाशाइयों का जोश खरोश भी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। तमाशाई जौक दर जौक स्टेडियम की तरफ रवां दवा है और इम्कान है कि जुमे के बाद ये स्टेडियम फुल हो जाएगा। इस वक्त बहुत वाइब्रेंट क्राउड जो है वो मैच देखने में मसरूफ है और मुल्तान में स्टेडियम के साथ साथ पूरे शहर को और रूट को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जहां बात करें इब्रार की, तो इब्रार ने आज पहला मैच खेलते हुए अपनी धाक बिठा दी है। इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों को लंच से पहले आउट करके इब्रार ने यह साबित किया है कि वो एक जबरदस्त स्पिनर हैं। राइट आर्म लेग ब्रेक इस वक्त जो है ना वो अपनी बॉलिंग के साथ इंग्लैंड की टीम को उसने पछाड़ा हुआ है। इंग्लैंड की टीम की अगर बात की जाए तो वो उसने आज लंच से पहले 25 ओवरों में ही 150 रन डाल दिए थे, लेकिन इब्रार ने उनको अपनी घूमती हुई गेंदों के जरिए आउट करके पवेलियन की राह दिखाई और इस वक्त पाकिस्तान की ग्रिप जो है मैच पर मजबूत होती नजर आ रही है। इस वक्त जोश व खरोश खिलाड़ियों के साथ साथ शायकीन क्रिकेट का भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इब्रार इस वक्त छाए हुए हैं और पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है इस मैच में चूंकि 3 स्पिनर खिलाए गए थे। जाहिद मकसूद साहब हमारे मौजूद हैं, एक्सप्रेस न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे देखते हैं इब्रार अहमद ने आते ही मैच की काया पलट दी? देखें, आज के मैच की अहम बात तो ये थी कि नसीम शाह भी अनफिट हो गए शाहीन अफरीदी के बाद, हारिस रऊफ के बाद, और लगता है कि टीम मैनेजमेंट के पास और कप्तान के पास कोई चारा नहीं था कि इसको स्पिन पिच बनाया जाता। और ये भी इम्कान पहले ही था कि मार्क वुड जो है इस मैच में शामिल होंगे, जो स्पीड स्टार हैं, उनकी बहुत स्पीड है। बेन स्टोक्स ने कहा था उससे फायदा उठाएंगे और पाकिस्तान ने एक दफा फिर जो है टेस्ट कैप दी है। ये इब्रार अहमद है, 24 साल इनकी उम्र है। शिनकियारी जो मानसहरा और एबटाबाद के पास है, उस इलाके से इनका ताल्लुक है और बहुत पहले इनके वालिदैन जो थे वो कराची शिफ्ट हो गए, जहाँ पे इनको क्रिकेट का शौक था और ये पहले टेप बॉल खेलते रहे, उसके बाद ये रेड बॉल की तरफ आए और राशिद लतीफ अकेडमी की तरफ से भी खेल चुके हैं। कराची में कोचिंग का एक बड़ा नाम है, मोहम्मद मसरूर, उसकी ज़ेर-ए-परस्ती रहे और इनका इंतखाब किया गया। आज इनको डेब्यू किया इन्होंने और इंतहाई शानदार उन्होंने बॉलिंग की है। जैक क्रॉली जो बहुत अच्छा खेले थे, पहले टेस्ट में सेंचुरी मेकर थे, बेन डकट सेंचुरी मेकर थे, ओली पॉप ने सेंचुरी बनाई थी और इसने हर किसी भी को टिक कर खेलने नहीं दिया। 63 रन बनाए बेन डकट ने, बहुत अच्छा खेले और अभी तक 5 विकेटें ले चुके हैं इब्रार अहमद। और इब्रार अहमद के बारे में ये कहा जाता है कि वैसे तो लेग ब्रेक बॉलर हैं, लेकिन कैरम बॉल बहुत अच्छा करते हैं। मॉडर्न मिस्ट्री स्पिनर भी इनको करार दिया जाता है और फ्यूचर में एक बड़ा ब्राइट कहना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अच्छा स्पिनर है, इस वक्त मोराल उनका अप हो चुका है, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं। और 5वीं विकेट जो गिरी है उनकी, हैरी ब्रोक जिन्होंने बड़ी ही T20 मैच बना दिया था टेस्ट मैच को, रावलपिंडी टेस्ट को, उसका कैच जो है नवाज ने लिया। वो सिर्फ 9 रन बनाए उन्होंने और एक मौके पे लगता था कि शायद नवाज वो कैच ड्रॉप कर दें। तो इब्रार की आज छाए हुए हैं मुल्तान में, लोगों को एक अच्छी क्रिकेट भी देखने को मिल रही है। और जाहिर है तो पहले कहा जा रहा था कि मौसम की वजह से हो सकता है टेस्ट लेट शुरू हो, जल्दी खत्म करना पड़े, लेकिन जिस किस्म से तेजी से विकेटें गिर रही हैं तो लगता है ऐसा ही पहले ही दिन और खाने के वक्त से पहले। बहुत शुक्रिया जाहिद मकसूद साहब आपका भी। और मुमताज खान न्याजी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर सूरत हाल पर अपना वो तज्जिया पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। साहब-ए-किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपकी मुराद यहूद व नसारा है।
آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ آج ہم قدم قدم ان کی پیروی پر مجبور ہو رہے ہیں. تو سیاسی آزادی بھی ہماری سلب، اقتصادی آزادی بھی ہماری سلب، اس کو بھی باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے. انسانی حق، یہ ان کی مرضی ہے کہ انسانی حق کی تعریف کیا کریں. یہ ان کی مرضی ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہو ان کے نزدیک. انسانی حق کا کون انکار کرتا ہے؟ پورا قرآن کریم انسانی حق کے لیے دیا ہوا نظام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات وہ انسانی حق کے لیے. ہم اپنے ماحول میں لفظ امن استعمال کرتے ہیں. امن 3 حروف کا چھوٹا سا حرف ہے، لیکن یہ تمام تر انسانی حقوق کا احاطہ کرتا ہے. جان کا حق، مال کا حق، عزت و آبرو کا حق، اور انسان کے تمام حقوق انہیں 3 چیزوں سے وابستہ ہیں. تمام قوانین انسان کے حق کے تحفظ، اور اگر حق تلفی ہوتی ہے تو حق کی تلافی کیسی ہو. تمام قوانین اس بنیاد پر بنتے ہیں، اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں. انسانی حق کے سب سے بڑے علمبردار ہم، لیکن آج کی موجودہ سینیریو میں کراچی میں سجے عالمی کتب میلے کا دوسرا روز. کراچی اور اندرون سندھ سے کتابوں کے شوقین افراد بڑی تعداد میں کتب میلے کا رخ کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں وہاں موجود ایکسپریس نیوز کی نمائندہ عائشہ خان سے. جی عائشہ، بتائیے گا. بالکل، کراچی ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی کتب میلے کا دوسرا روز ہے. شہری ہزاروں کی تعداد میں بک فیئر کا رخ کر رہے ہیں. نہ صرف کراچی سے بلکہ اندرون سندھ سے، حیدرآباد، کشمور، سکھر سے بھی طلبہ بڑی تعداد میں یہاں شرکت کر رہے ہیں. اگر سٹالز کی بات کی جائے تو 136 نامور پبلشرز نے 330 جو ہے وہ سٹالز لگائے ہیں. یہاں 3 ہال ہیں اور اس میں قارئین کے ذوق و شوق کے مطابق ہر موضوعات پر 4 لاکھ سے زائد کتابیں دستیاب ہیں. یہاں تعلیمی اداروں سے ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف وزٹ کروا رہے ہیں بلکہ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتابیں بھی خرید رہے ہیں. اسٹوڈنٹس اور شرکا کا یہی کہنا ہے کہ کتاب کلچر کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے. آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ کتابوں سے دور ہو گئی ہے، تو ایسے کتب میلے نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں سجنے چاہیے. یہ جو کتب میلہ ہے تقریباً 3 روز مزید جاری رہے گا. صبح 9 بجے سے رات 9 بجے تک جو ہے یہ کتب میلہ جاری رہے گا. جی بہت شکریہ عائشہ خان. آپ کا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگ لی ہے. اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے نیب نے شہباز شریف پر کبھی سیلاب زدگان کے امداد پر خرد برد کا الزام نہیں عائد کیا. اس بات کو تسلیم کرتے ہیں شہباز شریف سے معذرت خواہ ہیں. برطانوی اخبار ڈیلی میل کا یو ٹرن، غلط رپورٹنگ پر شہباز شریف سے معافی مانگ لی. برطانوی اخبار نے آن لائن ایڈیشن میں معافی مانگتے ہوئے لکھا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں نیب نے شہباز شریف پر کبھی سیلاب زدگان امداد میں خرد برد کا الزام نہیں لگایا. ہم شہباز شریف سے معذرت خواہ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے رد عمل میں کہا کہ عمران خان اور ان کے ساتھی میری کردار کشی کرتے رہے. سرخرو ہونے پر اللہ کا شکر گزار ہوں. این سی اے کے بعد ڈیلی میل کی کہانی نے ثابت کر دیا کہ غلط معلومات اور جعلی خبروں کا اثر محدود اور حق کی فتح ہوتی ہے. ڈیلی میل نے 14 جولائی 2019 کو شہباز شریف کے خلاف خبر شائع کی تھی. شہباز شریف نے لندن کی عدالت میں ڈیلی میل کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا. ڈیلی میل کی معافی پر نون لیگ کا اظہار مسرت. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر سٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیلی میل کے فیصلے سے شہباز شریف سرخرو ہو گئے. آج اپالوجی آئی ہے نا، یہ تو ڈیوڈ ابھی روز کی سٹوری نہیں آئی تھی ڈیلی میل کی، اور ڈیوڈ روز کی تو انہوں نے تو پریس ٹاک کر دی. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ٹویٹ کیا کہ بین الاقوامی صادق اور امین وزیر اعظم شہباز شریف.
बदनीयती पर मबनी एक और प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, रवां मौसम सरमा में बेघर लोगों को छत फराहम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मेरी तमाम मुखय्यर हजरात से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर हुकूमत का साथ दें। वक्त गुजरने के साथ साथ सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा, रवां मौसम सरमा में बेघर लोगों को छत फराहम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, सऊदी वजीर खजाना ने पाकिस्तान को मजीद माली इमदाद का इंदिया दे दिया है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर सुनाते हुए सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद इल्जदान ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद और उनके साथ हर मुमकिन ताउन करेगा। इन्होंने कहा है, जितना भी हो सकेगा हम पाकिस्तान की मदद करते रहेंगे। सऊदी हुकूमत महंगाई से मुतासिर होने वाले ममालिक की मदद के लिए तैयार है और सरमायाकारी के मुख्तलिफ मंसूबे भी शुरू करना चाहती है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, अभी शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। मुल्तान टेस्ट में डेब्यू करने वाले स्पिनर इब्रार अहमद ने आधी इंग्लिश टीम को पेविलियन की राह दिखा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हुकूमत सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से आज 6 अजला के अरकान पंजाब असेंबली मुलाकात करेंगे। जर्मन कंपनी किक ने पाकिस्तान के सनती वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बांग्लादेश की तर्ज पर मुआहिदा कर लिया है। मुआहिदे पर किक के CEO, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नुमाइंदे, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर्स ने एक तकरीब में दस्तखत किए। इस मौके पर कराची में जर्मनी के कौंसल जनरल भी मौजूद थे। इंटरनेशनल अकॉर्डर के तहत वर्कर्स को तरबियत फराहम करने के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ के असूलों पर अमल दरामद न किए जाने पर भी शिकायत दर्ज कराने का मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाएगा, जिससे मजदूर और वर्कर्स बराह रास्त किक के मुकर्रर करदा नुमाइंदों को खिलाफ वर्जी की नौयत से आगाह कर सकेंगे। सनती यूनिट्स में हेल्थ सेफ्टी कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। जर्मनी के कौंसल जनरल ने कहा, इंटरनेशनल अकॉर्डिक एक अहम संग मील है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पैसे आ जाएंगे और ये हमारा ईमान होना चाहिए। करप्शन के खिलाफ जिहाद जो है, ये हमारा ईमान का हिस्सा होना चाहिए। अगर हमारा ईमान मजबूत है तो करप्शन हो ही नहीं सकती, सोची ही नहीं जा सकती और आपका काम भी आधा रह जाएगा। इसमें मैं ये समझता हूं कि अभी मुझे बताया गया कि कुछ कवानीन जो हैं बहुत पुराने हो चुके हैं, कुछ कवानीन के ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो मैंने इनसे कहा है, बासी साहब भी यहाँ सारी टीम बैठी है, सेक्रेटरी साहब भी है, मैंने कहा कि आप लाएं। इंशाल्लाह गवर्नमेंट को पंजाब आपकी पूरी सपोर्ट करेगी और असम्बली में इंशाल्लाह हम पूरी लेजिस्लेशन होगी। अगर कानून में कमी है तो पूरी करेंगे, अगर अदालती निज़ाम के हवाले से तो कुछ चीज़ें चाहिए तो वो भी हम करने को तैयार हैं। इसमें कुछ चीज़ें उनके साथ बैठ के भी कर सकते हैं अदालत के साथ, मुल्क की खातर, कौम की खातर। जैसा कि अभी हमारे जो कायद हैं इमरान खान साहब, जो चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बताई हैं चीज़ें, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी रोशनी में हम ऐसे ऐसे लॉज भी आगे बहुत सारे लेके आए हैं, हर जगह लेके आए हैं। रिफॉर्म्स का एक पूरा एजेंडा है हमारा। अभी 3.5 माह हुए, लेकिन एक रिफॉर्म्स का एजेंडा है। क्योंकि मेरा ये हर वक्त सोच होती है, जब अल्लाह की तरफ से आपको कोई चीज़ मिलती है, वो आपका इम्तहान भी साथ साथ हो जाता है आपका शुरू। तो मैं भी एंड ऑफ द डे सोचता हूँ कि आज मैंने क्या खोया, क्या पाया है। मैंने कुछ किया है, आम आदमी, गरीब आदमी और उनके बच्चों के लिए क्या किया है। तो इसलिए खुद कमर ज़मान कायरा और वफाकी वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कोई एक रखिए, मकालमा रखिए, आप खुद तस्लीम करेंगे
کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مقدور بھر کوشش کی تھی، جو منشور دیا تھا اس کی طرف عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا اس دور میں لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی؟ مزدوروں کو حقوق نہیں ملے؟ کیا ہمارے پاکستانیوں کو روزگار نہیں ملا؟ کیا مفت تعلیم نہیں ملی؟ کیا کون سی ریفارمز تھی جو انہوں نے انٹروڈیوس نہیں کرائیں؟ انڈسٹریل ریفارمز بے شمار، پوری سوسائٹل ریفارمز کی، آئین پاکستان دیا، انسانی حقوق آج جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا ذکر کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا معاملہ حل ہو گیا، لیکن 4 سال میں جو پاکستان ان کو ملا تھا وہ کہاں چھوڑ کے گئے، ان کو اس کے ساتھ کلب نہ کریں۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم غلطیوں سے مبرہ ہیں یا پاک ہے۔ ارشد شریف صاحب کا بہت افسوسناک، بہت تکلیف دہ واقعہ ہے۔ میں نے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اب کیونکہ اس پہ سو موٹو عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے، لیکن یہاں میں یہ پھر ضرور آپ کے سوال کا جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سوال اٹھائے گئے 2 ایشوز بہت پڑے۔ ایک تو ارشد شریف صاحب کا قتل بہت تکلیف دہ، بہت افسوسناک، اب اس کے سارے پہلوؤں پہ روشنی پڑ رہی ہے، اس کے لیے حکم عدالت نے دے دیے ہیں، JIT بن گئی ہے اور اس پہ تحقیقاتی عمل شروع ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان نے، میاں شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ کے صدر کے طور پہ نہیں، PDM کے لیڈر کے طور پہ نہیں، چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کے طور پہ انہوں نے یہ استدعا کی تھی عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ سے کہ آپ فل کورٹ کمیشن بنائیں۔ انپریسیڈنٹڈ بات ہے وہ کہ آپ بنائیں اور اس میں 2 ایشوز کو پروب کرائیں، ایک ارشد شریف صاحب کا قتل اور دوسرا عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا وزیر آباد میں، ان دونوں معاملات کی تحقیقات کرائیں، کیونکہ ان دونوں معاملات پہ اشاروں کنایوں میں اور واضح اشاروں۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔